उससे फैमिली को बहुत मायूसी हो गई। और उन्होंने ये भी सोचा कि लड़का होता तो फैमिली बिजनेस भी आगे चल जाता, अच्छा वारिस हो जाता। तो इन अ वे उसको पाला पोसा अच्छा, अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे वातावरण में वो पाला पोसी गई। एंड बट फिर भी उसको ऐसे लगा बहुत बारी कि जैसे माँ बाप को अगर इसको टाइम नहीं भी देंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इन अ वे उसने ये सेंस कर लिया था, ये महसूस कर लिया था कि उसका होना ना होना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसने अपने बचाव, क्या होता है कि हमारे मनोविज्ञान में एक जिसको हम टर्म कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, वो एक गार्ड होता है अपने बचाव के लिए, जो हम अपने बर्ताव में ले आते हैं, चाहे गुस्से में, चाहे झूठ बोल के, चाहे जैसे पीपल्स प्लीजर, दूसरों को खुश करके। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारा बचाव बन जाता है, हमारा लाइफ गार्ड बन जाता है। तो उसने इसी डिफेंस मैकेनिज्म को बनाना शुरू कर दिया कि वो दूसरों की नजरों में बहुत अच्छी होने लग गई, ताकि उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिले। उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड थे बहुत अच्छे होने लगे, एक्सलेंट होने लगा। वो कथक डांसर भी, ट्रेन कथक डांसर हो गई। सो इन अ वे दूसरों को खुश करने के लिए, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उसने बहुत मेहनत करी। और हर जगह, हर मेहनत में वो बहुत उसने काबिलियत पाई। और वो इजीली अपनी मम्मी को खुश रखना चाहती थी। उसको, उनको किचन में हेल्प करती थी, आगे आगे बढ़ बढ़ के हेल्प करना। तो उसकी डिग्री भी होम्योपैथी में हो गई। और फिर जब वो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करनी चाहिए। तो उसका एक क्लोज फ्रेंड था, और पेरेंट्स ने उसका बहुत अच्छा मैच सोचकर उन दोनों की शादी कर दी। अब जिससे शादी हुई वो बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड के थे, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ट्रेडिशनल सोच वाले, ओपन माइंडेड नहीं थे, खुले दिमाग के नहीं थे। तो उसके लिए ये जिंदगी बहुत नई थी। एक तो डॉक्टर, खुला दिमाग इतना, ऊपर से शादी ऐसी जगह हो गई जहाँ पे दिमाग इतना खुला नहीं। तो उसको लगा कि इस घर में उसको हमेशा सिर्फ क्रिटिसिज्म मिल रहा था, कोई ना कोई कमियां निकाल रहे थे, क्योंकि उनका दिमाग बहुत बंद था। तो जो जिनका दिमाग बंद होता है उनके अंदर एक पॉसिबिलिटी उनको नजर नहीं आती कि जिंदगी खूबसूरत भी हो सकती है, लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। तो वो चार दीवारी के दायरे में ही रहना बेटर समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है बस बिल पे करो, अपनी जिंदगी जियो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कोई भी खुले दिमाग का अगर फैमिली में होते हैं तो उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उनमें गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। वैसे ही उन लोगों ने गलतियां निकालनी शुरू कर दी, तो अच्छा तुम्हारे को तो ये, तुम्हारा वो, तुम्हारा ये। तो इन अ वे उसको बहुत ऐसे लगा कि उसको अपना काम छोड़कर, अपनी डॉक्टरी छोड़कर उसको घर के कामों में 24 घंटे लगना पड़ गया। क्योंकि उसको दूसरों को खुश रखना ही आता था और कुछ नहीं आता था, उसको ये लगता था। तो उनको लगा कि जब वो इतना टाइम दे रही है, जो भी टाइम वो दे रही थी घर में, वो बहुत कम टाइम दे रही थी। तो उसने दूसरों के नजरों में अपने आप को जगह बनाने के लिए, उसको लगा कि अगर वो सोच रहे हैं कम टाइम दे रही है तो मैं और टाइम दे देती हूँ, और टाइम दे देती हूँ। और टाइम देने से उसका अपना करियर ही खराब हो गया। उसने ये जो फीलिंग्स थी साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करी, और उसने कहा कि बहुत देर हो गई है, वो खुश नहीं है। और कभी ऐसा टाइम ही उसने शायद बचपन से नहीं देखा होगा कि जिसमें वो खुश रहे हो, जिसमें वो आसानी से बिना किसी स्ट्रगल से जिंदगी जी हो। हमेशा उसको अपनी जिंदगी एक स्ट्रगल ही लगी है। उसको लगा कि वो एक फेलियर हो चुकी है, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद वो किसी को खुश नहीं रख पाती। तो वो बहुत अपने आप को ब्लेम भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके हस्बैंड ने घर के माहौल को देखकर पीना पिलाना शुरू कर दिया, और अल्कोहल अब्यूज शुरू हो गया उनका। और उसकी बेटी के जो पढ़ाई थी उसमें मार्क्स भी कम आने शुरू हो गए, और उसके बेटे में के अंदर गुस्सा भी आना बहुत शुरू हो गया। तो जब ये सब होना शुरू हो गया तब जाके उसने साइकोलॉजिस्ट से बात करी कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं किसी को खुश नहीं रख पा रही,
और मेरी वजह से मेरी फैमिली के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो वो भगवान राम को बहुत मानती थी और वो हमेशा भगवान राम को प्रे करती थी और बहुत सारे भजन उनके लिए गाती थी, जो अब उसने छोड़ दिया। मतलब उसने कोपिंग मैकेनिज्म जिसे कहते हैं कि अपने मन को खुश रखने के लिए जो वो चीजें करती थी, तो उसने वो सब करना बंद कर दिया और डिप्रेशन में बहुत आ गई। उसने सोचा कि मैंने बहुत शायद गलत कर्म करे हैं और इन गलत कर्मों की वजह से मेरे इस जन्म में मुझे इतना कुछ भोगना पड़ रहा है। और वो अपनी मदरली ड्यूटीज भी नहीं निभा पा रही है। और बहुत सालों तक उसने अपने इस दर्द को, इसने अपने इस पेन को और अपने आंसुओं को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाया हुआ था। और जब वो रोना भी चाहती थी तो वो रो नहीं पाती थी, क्योंकि उसने वो अब एक इंसान की, मतलब वो बदल चुकी थी। उसको खुद नहीं पता था कि वो कितना बदल गई है। उसको अपनी रियलिटी से दूर जा चुकी थी, सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी। उसको ये नहीं पता था कि वो एक नई सफर में जा रही है, जिस सफर में बहुत मुश्किल हो सकता है। अब डिप्रेशन होता क्या है? ये डिप्रेशन था। सो डिप्रेशन होता क्या है? कभी कभी हमें मायूसी आ जाती है और कभी कभी हमें बहुत नेगेटिव सोच आनी शुरू हो जाती है। और इस मायूसी और नेगेटिव सोच की वजह से हमारे अंदर बहुत थकान शुरू हो जाती है, मन नहीं लगता, गुस्सा आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस मन करता है बिस्तर में लेटे रहो। और कभी कभी हफ्ते हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। और आप अपने अंदर की जो रियलिटी है उससे बिल्कुल अलग हो जाते हो। आप अपने से बिल्कुल, आपका एक नाता टूट जाता है, जो जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो एक ताकत है अपने आप को बदलने की, उससे नाता नाता टूट जाता है। और अंदर फीलिंग होती है कि नहीं, आगे बढ़ने का कोई होप नहीं है। हेल्पलेसनेस फील होनी शुरू हो जाती है। मैं किसी यू कैन से मैं किसी किसी चीज के काबिल नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई कमी, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। और कहते हैं कि 300 मिलियन लोगों को इस वक्त पूरी दुनिया में डिप्रेशन है, राइट? और डिप्रेशन को हम बहुत ही आसानी से ले देते हैं कि चलो उसका मूड खराब है, मूड लो है, उसको थोड़ी देर छोड़ दो। हाँ, अगर वो थोड़ी देर छोड़ के ठीक हो जाते हैं, अगर उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में मालूम है और अपनी प्रॉब्लम को वो लोग अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं और प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाते हैं प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, तो ठीक है, वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर वो हमेशा लो फील करते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, और उनका जो लो फीलिंग है, जो दुखी फीलिंग है, वो गुस्से में बदलता है, झूठ में बदलता है, हमेशा अपने बचाव में बदलना शुरू हो जाता है, और कुछ भी समझाने के बावजूद उनको नहीं समझ आता, और पूरी फैमिली उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फैमिली को यही आगे बोल देते हैं, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें खुश रखने की, मेरे को समझ ही नहीं आता तुम मुझसे इतने दुखी क्यों हो। मैं तुम्हारे को खाना भी टाइम पे देती हूँ, मैं काम भी अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हें और मुझसे क्या चाहिए? अपने अंदर जो प्रॉब्लम है, जो एक चेहरा दूसरों को नजर आ रहा है, वो उनको खुद नजर नहीं आता है। हमेशा जैसे उनका जो नाखुश चेहरा है, वो उनका एक पार्टनर, एक कंपेनियन की तरह बन जाता है। सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है। हमेशा हर सोच में अगर कोई उनको कुछ समझाने की कोशिश करता है तो वो नहीं सुनते। वो हमेशा कहते हैं, अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम छोड़ दो, ये सारी भक्ति की बातें छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं हो सकता। कुछ समझ नहीं आता है। जिंदगी तो ऐसी है, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ नहीं वाला, जैसा है वैसे ही रहो, इसी में जिंदगी है, अब आगे और कुछ नहीं हो सकता। उनकी सोच ऐसे ही बन जाती है। वो
कोई भी एक्टिविटी हो, आप कोई भी कोशिश करोगे उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए, वो फिर भी नाखुश रहेंगे। और उनका जो किसी चीज पे वो अटेंशन नहीं पे कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं, दिमाग इधर उधर जाता है हमेशा, क्योंकि वो अपने बचाव में लगे रहते हैं। हर इंसान का डिप्रेशन का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कितना ज्यादा डिप्रेशन का, मेडिकली कितना ज्यादा डिप्रेशन उनके दिमाग में हुआ है, वो डिपेंड करता है। आपके वातावरण पे भी डिपेंड करता है, कैसा वातावरण है, क्या लोग आपको कितनी सहानुभूति देते हैं, लोग आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी देर आप डिप्रेशन में हो। थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में हो तो आप उससे निकल सकते हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो तो शायद निकलना मुश्किल हो जाता है। अब डिप्रेशन होता क्यों है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है, जिसको हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, डिप्रेशन वाले इंसान को बोलते हैं उठो, अपने आप को बिजी रखो, पढ़ाई करो, चलो थोड़ी कुकिंग कर लो, काम में रहो, थोड़ा बिजी रहोगे, दिमाग लगा रहेगा। यस, ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते। दूसरों के लिए कहना बहुत आसान होता है, इस बात को वो मन में भी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट को पता है कि वो क्यों डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दूसरे नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए एक शरीर एक भारी भरकम लोहे की तरह बन चुका होता है, कि वो नहीं उठ पाते, और किसी के कहने से वो नहीं उठेंगे, क्योंकि बाकी सब उठ के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह से उनको कितना मूड ऑफ हो जाता है कि मैं नहीं कर पा रहा, राइट। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं डिप्रेशन के, क्यों होता है डिप्रेशन? तो एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है कि फैमिली में किसी ना किसी को डिप्रेशन हुआ होगा, जरूरी नहीं है माँ बाप में हो, आपके माँ की तरफ भी किसी को हो सकता है, आपके पिता की तरफ भी किसी को हो सकता है, चाचा ताऊ मामा मामी मामा, जो आपके खून का रिश्ता है, उन्हीं की तरफ से भी हो सकता है कोई ना कोई। अंदर से हार्मोनल अबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है, शायद खून की कमी हो, या विटामिन डी, आपका B12 की कमी से भी, विटामिन डी B12 की कमी से भी डिप्रेशन हो सकता है। आपके अंदर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, जो हमने देखा है कि लेडीज का स्पेशली 40-45 उम्र के बाद हो जाता है। और बच्चों का भी जब वो बड़े हो रहे होते हैं टीनेज ईयर्स में, तब भी उनके जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसमें भी डिप्रेशन आजकल हो जाता है। और आपका जो ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है, जो ब्रेन में हमारे केमिकल्स होते हैं जिससे हम सुनते हैं और उसको अपने दिमाग में लाते हैं और फिर एक्शन लेते हैं, तो वो अगर केमिकल हेल्दी नहीं होते, इम्बैलेंस होते हैं, बैलेंस नहीं होते, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और कोई घर में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, किसी का देहांत हो गया, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है, या फिर खुद में इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन फेलियर पे फेलियर हो रहा है, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई ब्रेकअप हो गया, कोई रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। आपके अंदर कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम अगर आ जाती है, जैसे आपको किसी को टाइफॉइड हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, या किसी फैमिली मेंबर को कैंसर की बीमारी हो गई, तो इससे भी डिप्रेशन हो सकता है। तो इन अ वे आपको लगता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो एक ट्रॉमा की तरह लगना शुरू हो जाता है, आप उसको लाइटली नहीं लेते हो, तो इंसान अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। जितने भी एक्टिविटीज आप उनको देने की कोशिश करोगे, वो एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, अंदर से मायूसी इतनी आ जाती है कि वो जिंदगी के साथ कोप ही नहीं कर पाते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, राइट? पहले तो डेफिनेटली मेडिसिन बहुत काम आती है डिप्रेशन में, डिप्रेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई में किसी को आप डिप्रेशन में देखो, और आप ये देखो कि वो 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, वो अब हम जितना भी समझा रहे वो नहीं समझ पा रहे, जो भी हम उनकी मदद कर रहे हैं वो फिर वापस पुरानी आदतों में चले जा रहे हैं, और बेड से उठ नहीं जा रहे, 10-10 दिन नहाते नहीं है, 4-4 दिन नहाते नहीं है, ब्रश भी नहीं कर रहे हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं,
और खाने में भी मन नहीं करता या भूल जाते हैं खाना खाना, तो ये डिप्रेशन के लक्षण है। ऐसे लक्षण में दवाई की बहुत जरूरी होती है। एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, स्लाइट दवाई दी जाती है, ज्यादा हेवी दवाई नहीं दी जाती है। तो ये दवाई लेनी बहुत जरूरी होती है, इनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, जिससे ये सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, आपके डिप्रेशन के सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं। और साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स थोड़ी देर के लिए होते हैं। जब आप साथ साथ अपने काम में लगे रहोगे, दवाई खाने के बाद काम में जुट जाओगे, थेरेपिस्ट से बात करोगे, काउंसलर से थोड़ा बात करोगे, या फिर अगर घर में कोई समझदार है जो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके साथ भी आप बात कर सकते हो। अगर कोई थेरेपिस्ट आसपास नहीं है आपके, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। डॉक्टर के साथ भी आप बैठ के 15-20 मिनट बात कर सकते हो। बात करना बहुत जरूरी होता है। तो दवाई के साथ जब आप बात करोगे और अपने काम में बिजी रहोगे, तो साइड इफेक्ट्स का जो असर होता है वो चला जाता है। लोगों से बात करना क्यों जरूरी होता है? क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत वेस्ट थॉट होती है। ये थॉट ही हमारे को डिप्रेशन या एंजाइटी में लाती है। ये जो सोच होती है और वेस्ट होती है, उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड 3 हिस्से में बना होता है। जो एक हिस्सा होता है, पीछे का हिस्सा, इधर वाला दिमाग में, इधर पीछे में, तो उसमें हमारा जो दिमाग होता है, उसमें कहते हैं, स्टडी कहती है कि जन्मों जन्मांतर की भी कहानियां होती, और इस जन्म की तो कहानियां बहुत होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो वो कभी कभी अगर दिमाग में आपका केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो आप उनसे उलझ जाते हो, उनको सुलझा नहीं पाते हो। तो आप जब बात करते हो, तो वो वेस्ट थॉट आपकी सारी बाहर निकल आती है, और वो आपके दिमाग से रिलीज हो जाती है। तो उससे आपकी जो थॉट है वो कम हो जाती है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन को खत्म करने वाला, एक तो काम करने वाला होता है, काम करो, अपने आप को बिजी रखो, लोगों से बात करो। दूसरा होता है स्पिरिचुअल पार्ट, आध्यात्मिक पार्ट, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप साइको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब मनोविज्ञान और आध्यात्मिक को दोनों को मिलाकर बहुत आजकल स्टडी चल रही है। जो एक अंडरस्टैंडिंग को अगर आप लो, तो उससे आप अपने डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि हमारी जो मनोविज्ञान है, उसके बड़े अलग अलग लेयर्स है। फिजिकल लेयर है, जैसे हमारा शरीर है, सोच है, मेंटल है, वाइटल है, जिसमें हम, जिसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर की उम्मीदें हैं, डिजायर है, ग्रीड है, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे कुछ बनना है, कंपटीशन में रहते हैं। तो अगर वो नहीं आप पा सकते, स्पेशली डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, सपने पूरे नहीं होते, सपने इतने ज्यादा बुन लेते हैं जब वो पूरे नहीं होते, तो एक इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। तो उसको वाइटल पार्ट कहते हैं, हमारे शरीर का, हमारे रोम रोम का, राइट। और एक होता है साइक। साइक होता है जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड आपको कहा कि हाँ, मेरे अंदर एक साइक है, जो नजर नहीं आता, जो महसूस नहीं होता, जो नजर नहीं आता, जिसको मैं बता नहीं सकता या बता नहीं सकती जिसके बारे में, लेकिन वो एक ऐसा मेरे अंदर मनोविज्ञान है जिसको मैं उभार कर अपनी रास्ता बदल सकता हूँ। अगर डिप्रेशन है, तो अगर दुनिया की सोच के अकॉर्डिंग मैं आज तक नहीं चल पाई, नहीं चल पाया, तो मैं एटलीस्ट अपनी सोच से, क्योंकि वो साइक मेरे में है, मैं अपनी सोच बदलकर अपनी दुनिया अपने अकॉर्डिंग चला सकती हूँ। तब आप इस ट्रीटमेंट को आध्यात्मिक वे से अगर लेके जाएं, तो बहुत फर्क पड़ता है। जो आपका आध्यात्मिक लेवल होता है, वो लेवल में बहुत स्टडी करी है, बहुत किताबें रखी हैं, लिखी हैं, आपको मालूम भी है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों को पढ़कर और उसको प्रैक्टिस कर कर, क्योंकि ये जो साइक है, जो आध्यात्मिक रूप है हमारे शरीर का, ये हमारा, ये ही हमारा ट्रू सेल्फ है, ये ही रियल है। बाकी सब कुछ देर के लिए होता है, फिर वो चला जाता है। लेकिन ये जो साइक है आध्यात्मिक, ये रियल है। इस आध्यात्मिक एरिया को अगर हम उभारेंगे, तो हम अपने डिप्रेशन से
हट सकते हैं। जो सिंपलेस्ट वे है, सबसे पहले स्पेशली जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनका सिंपलेस्ट वे होता है ग्रैटिट्यूड, मतलब हमेशा शुक्रगुजार रहना, हमेशा शुक्राना करना कि जो भी मेरे पास है, सबसे पहले आज से मैं एक डायरी लिखूंगा कि जो मेरे पास है सबसे पहले मैं हर चीज का शुक्राना करूंगी, थैंक यू करूंगी, उसकी एक डायरी लिखनी शुरू कर देना। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका डिवोर्स हो गया था, तो वो बहुत बहुत तकलीफ में थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना मेहनत करने के बाद, शादी के बाद उसको ये सब देखना पड़ेगा, उसके 2 बच्चे और इतनी अच्छा समाज में रहना, ऊपरी समाजी में अपनी जिंदगी गुजारना, इतने बड़े बड़े स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, कैसे खर्चा होगा, क्या होगा। तो उसने, उसको भी जब ये पता चला, तो मैंने उसको जब सिखाया ये बात, तो उसने एक फाइल बनानी शुरू कर दी थैंक यू की। जब उसने थैंक यू की फाइल बनाई, तब उसको अपने आप उसके कैसे रास्ते खुलने शुरू हो गए, चमत्कारी से, उसको पता भी नहीं चला। उसके काम आना शुरू हो गया, इतना काम आना शुरू हो गया कि उसने अपना खुद का मकान भी खरीद लिया। इतने उसके बच्चे आज इतने पल बढ़ गए हैं और इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उसको किसी चीज की कमी नहीं, उसने खुद का क्या, बच्चों का क्या, अपने माँ बाप को भी कहां से कहां पहुंचा दिया। तो थैंक यू बहुत पावरफुल है, उसको अगर आप लिखेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है और महसूस करेंगे। तो आज हम ये एक्टिविटी करते हैं थैंक यू की, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फिर से आराम से सीधे होके आंखें बंद करके बैठ जाइए और थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करिए और अपने आप को बिल्कुल शांत करिए, मन को शांत करिए, और जो मैं बोलती जाऊंगी उसको विजुलाइज कीजिए। सो लेट्स डू इट। आप सब बैठ जाइए और अगर कैमरा खोल सकते हैं, जो भी है कैमरा खोल दीजिए। कैमरा खोल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सब आंखें बंद करके मुझे नजर आ जाएंगे, तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगी सबके साथ। 3-4 ग्रुप्स भी खोल दीजिए तो अच्छा रहेगा। आंखें बंद करके बैठ जाइए। यस, क्वीनी सेंट्रल हैज ओपन्ड। एनीबडी एल्स, प्लीज ग्रुप्स का वीडियो खोल दीजिए ताकि मैं आप सबको देख पाऊं। सुमन, एनीबडी, आंखें, सॉरी, वीडियो खोल दीजिए प्लीज। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ। प्लीज अपना वीडियो खोल दीजिए, जो ग्रुप्स बैठे हैं सेंटर में, प्लीज अपना वीडियो खोल दीजिए। ऑडियो बंद कर दीजिए, अपना वीडियो ऑडियो खोल बंद करना दीजिए, है, वीडियो ऑन करना है, वीडियो ऑन वीडियो करना ऑन कर दीजिए। Yes. Right, thank you, thank you। आई थिंक दिस मच इज इनफ। बाकी अपने आप धीरे धीरे खोलते रहेंगे। सीधा बैठिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कैमरा में आने की जरूरत नहीं है, कैमरा एक जगह रख लीजिए और सीधा बैठ जाइए, बस आप नजर आ गए वही बहुत है। सो प्लीज क्लोज योर आईज एंड अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपनी ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स कर लीजिए। अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स कर लीजिए और अपनी जो आपके वातावरण है उसको भी आंखें बंद करके नोट डाउन कीजिए कि आप कहाँ बैठे हैं और क्या एहसास कर रहे हैं आप इस टाइम। और जो भी आप जिस भी वातावरण में है,
सबसे पहले इस वातावरण में थैंक यू अपने मन में कीजिए कि जिस वातावरण में है वहां पे थैंक यू कीजिए। प्लीज स्टिल हो जाइए। फोन को कंट्रोल छोड़ दीजिए। फोन का कंट्रोल छोड़ दीजिए। कैमरा बस ऑन रख लीजिए और आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। अब आप अपने वो सारे दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई टीचर्स हो जिन्होंने आपको कभी गाइड किया हो उनको, और वही लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है हर वक्त, आपके उतार चढ़ाव में आपको हमेशा सपोर्ट किया है, सबसे पहले विद अ बिग स्माइल आंखें बंद करेंगी उनको आप बोलिए। अपनी आंखें बंद करके जैसे आप उनको विजुलाइज कीजिए जैसे वो आपके सामने है। आप उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को सपोर्ट किया और आप मेरी जिंदगी में हैं। मैं आपको ये 1 मिनट देती हूँ, आप इसको विजुलाइज कीजिए और थैंक यू बोलिए। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप आंखें बंद करके एक लिस्ट बनाइए अपने पॉजिटिव कैपेबिलिटीज की, जो आपकी पॉजिटिव काबिलियत है, जिसमें आप बहुत आप में आपके अंदर वो हुनर है, उसको आप विजुलाइज कीजिए कि हाँ मेरे में ये हुनर है, मैं मेरे अंदर ये हुनर है, ये टैलेंट है। तो उस टैलेंट को आप मदर नेचर, राइट, जो हमारी धरती माँ है, उनको बोलिए थैंक यू, जो आपने मदर नेचर, धरती माँ, आपने मुझे ये दी कि आज मैं इस धरती के काम आ सकती हूँ, आ पा रहा हूँ। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू मदर नेचर, आपने जो मुझे काबिलियतें दी, आज मैं आपके इस धरती के काम आ पा रही हूँ, आ पा रहा हूँ। फाइनली अब आप वो बहुत खूबसूरत आप सब में एक गिफ्ट है, उस गिफ्ट को पहचानिए जो आपको, समझ लीजिए, भगवान ने दी, अल्लाह ने दी, जिसने भी दी है, वो गिफ्ट को आप पहचानिए 1 मिनट के लिए। जिस गिफ्ट को आप बचपन से आप अभी सोचिए कि वो कौन सा गिफ्ट है जो बचपन से लेकर अभी तक मैंने सोचा ही नहीं था ये गिफ्ट मेरे पास है, उसको पहचानिए। हम लोग परफेक्ट आए थे और हमेशा परफेक्ट ही रहेंगे, और जो हम एक इंसान के रूप में हैं वो एक बहुत ही चमत्कारी काम हुआ था इस धरती पे। तो हमारे को एक एक गिफ्ट दिया है, हर इंसान को एक एक अलग अलग गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को पहचानो। वो प्यार का गिफ्ट हो सकता है, दान देने का गिफ्ट हो सकता है, मदद करने का गिफ्ट हो सकता है, क्रिएटिविटी का गिफ्ट हो सकता है, खाना पकाने का गिफ्ट हो सकता है, अच्छी फ्रेंड, अच्छी बातें करना, बहुत खूब प्यारी बातें करना, वो भी एक गिफ्ट है। इस गिफ्ट को
आप अब बोलेंगे कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, कि मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे थैंक करूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, कि मैं मदर अर्थ, मैं इस गिफ्ट को, आपने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है इस गिफ्ट के साथ, आई एम सो थैंकफुल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हम सब एक चमत्कारी के रूप में धरती पे आए हैं और गिफ्ट लेकर आए हैं। आज मुझे पता चल गया है मेरा गिफ्ट क्या है, और थैंक यू वेरी वेरी मच जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। धीरे धीरे आप अपनी सांसों पे वापस आइए और एक बहुत बड़ी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार अपने मन में कह के आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि आपने क्या एहसास किया, क्या कैसा महसूस हुआ, और आपको क्या फील हो रहा है, और आपने क्या गिफ्ट, अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि आपको कौन सा गिफ्ट आपने एहसास किया कि आपको आज महसूस हुआ उसके बारे में। कैन somebody share please? सैंड्रोल? मैम यस, आप कर रहे थे बहुत डिलिजेंटली, आप बताएंगे? विल यू टेल अस? यस मैम, मैं अपनी मम्मी के पास गई थी मैम। मुझे ऐसा लगा मेरी मम्मी मेरे साथ है। मेरे को एक्चुअली 13 इयर्स हो गए मैम, मैं अभी तक मेरी मम्मी से नहीं मिली। ओके। तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा मैम, ऐसा लगा कि मम्मी के पास होके उनके पास बैठ के बात करके आई हूँ मैम। वंडरफुल। आपकी मम्मी कहाँ रहती है और आप कहाँ रहते हो? मैं बैंगलोर में हूँ मैम, मम्मी गुजरात में है मैम। गुजरात में। ओके ओके ओके, वंडरफुल। और आपको गिफ्ट कौन सा फील हुआ? द गिफ्ट इज योर मदर। यस मैम। ब्यूटीफुल। आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कोई बेटर गिफ्ट हो सकता है यस लाइफ मैम, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है मैम। में। थैंक यू मैम, वंडरफुल। एक बार वो एहसास करवाने के लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपको क्या लगता है सेंट्रल दैट आप इस गिफ्ट को कैसे कम्युनिटी में शेयर करना चाहते हो, कि आपकी मम्मी ने आपको क्या सिखाया? मैम मम्मी ने मुझे हमेशा स्ट्रांग रहने को सिखाया है मैम। ऐसे तो हर लड़की चाहती है कि हर साल अपने माँ को जाके मिलकर आवे, उनके साथ रहे। मेरा 13 ईयर्स से अनफॉर्चुनेटली मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। उनका भी तबीयत खराब हुआ, मेरा भी हुआ, पर मम्मी ने हमेशा यही कहा, बेटा कहीं पे भी हो हम आपके साथ है। वैसे ही भगवान हमेशा हर औरत को ये देना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन में हम अपना हार नहीं माने। आज नहीं तो कल हम जरूर उस चीज पे अचीव करेंगे। हम जाएंगे, मिलेंगे, करेंगे, जो भी करना चाहते हैं हम जरूर करेंगे। तो मम्मी भी प्रिंसिपल है स्कूल में मैम, टीचर है उन्होंने। वाओ। तो वो हमेशा मुझे यही हिम्मत देते, बेटा कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल आ जाओ। तो इस साल भी मेरा ये लॉकडाउन कोविड की वजह से जाना बंद हो गया मैम। तो मैं कम्युनिटी के वंडरफुल। साथ भी यही शेयर करूंगी मैम, हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं जाऊंगी, अपनी मम्मी से मिलकर आऊंगी। वंडरफुल सैंड्रोल, बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे, कि अटैचमेंट जरूरी नहीं है फिजिकल अटैचमेंट हो, क्योंकि जब आप कम्युनिटी को इतना कुछ दे रहे हो वापस, तो कम्युनिटी के लिए आप अपना जिंदगी में लगे हुए हो, आप भी, आपकी मम्मी भी एज अ प्रिंसिपल। तो कितना मेच्योरिटी से आप अपने रिलेशनशिप को निभा रहे हो। वंडरफुल, थैंक यू wonderful. मैम। God will surely bless you with unity and meeting each other soon. थैंक यू सो मच मैम। Welcome. Anybody else? Suman ji, आप शेयर करना So चाहेंगे? yeah, I would जी. like to tell Sandrol that Sonia is from Bangalore only. Yes. Yeah, she studied in Bangalore from the childhood and stayed there for long, long years. So Bangalore is her hometown actually.
And Sandrul is the coordinator in our center in Bangalore. Oh, wonderful, wonderful, Yes, wonderful, yes, lovely, yes. lovely, lovely, lovely. So that's a Yes. small world, Sandrol. Yeah, Small yeah, So world. much, ma'am. Yes, yeah. yes. मैं तो And जैसे ही बैंगलोर का नाम सुना एकदम से कनेक्शन हो गया मेरे को. so I thought, let me share the connection here. And Sandrul is doing very well, and Okay. she is in the Bangalore center and was coordinating with Mohini also for cooking Oh, classes and all. oh, wonderful, Yeah, wonderful. yeah, What a small world. I think this yes. is where she's doing very well, as you said, is also coming from her mother's upbringing. And so Yeah, strong, her mother has yeah, been encouraging her. Beautiful. yeah. And Sandrol, we have one center in Kutch. Yes, ma'am. We have one center गुजरात में. कच्छ है ना जगह, जी कच्छ. मैम. कच्छ में हमारा सेंटर है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सेंटर है. हम वहाँ पे औरतों को कच्छ की एम्ब्रॉयडरी की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं. जी मैम. वहां पे इवन फरवरी मार्च में बहुत ही अच्छा वो लगता है ना, कच्छ में आर्ट एंड क्राफ्ट का. Yes, राइट. Kutch is in Gujarat. Yes. Sandrol, that's why I'm telling you. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. मुझे Sorry, याद दिलाने के लिए Sonia. मैम, मैं भी गुजरात के एक पार्ट हूँ. हाँ. So you Thank can you. go to Kutch also whenever you want to go and learn from there what they are doing. No issues at all. Sure, ma'am. Please pray to God, ma'am, that He should send me soon to Gujarat. Yes, yes. Your Yes. willingness is there, no, Sandrol? Yes, You will ma'am. make it happen. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. You have to make it happen, and your Yes. love for your mother will make it happen, right? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Wonderful, wonderful. Thank you so Okay. much. Okay. Thank you. Anybody else? Yes, Suman. हाँ जी, आपने unmute करा है. Please share. हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम. हाँ जी, वैसे तो नेगेटिविटी मेरे अंदर बहुत ही कम आती है. मुझे नहीं पता है क्यों आती है. नेगेटिविटी मेरे अंदर शुरू से ही कम रहती है इस चीज के लिए. और जब से मैं रीड से हूँ और जब से मतलब आप लोगों सेशन भी इतने अटेंड करती हूँ, तो थोड़ी बहुत थी वो भी अब नहीं रहती है बिल्कुल भी उस चीज अभी के आपको लिए. जब भी gift ऐसा नहीं होता कि मैं So आपका जो गिफ्ट है वो यही गिफ्ट है, आई मैम थिंक, मैं कि मेरे को नेगेटिविटी फील नहीं होती है. नहीं मैम, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ तब से तो गुरुजी ही मुझे अभी भी मतलब यही रहता है कि गुरुजी मेरे पास में, अभी आप मेरे बैक में भी गुरुजी ही हैं, मेरे सिर के ऊपर भी. तो लिख लगा कि घबराई ना, मैं हूँ साथ. हाँ जी, तो मैं कभी भी इस चीज को नेगेटिविटी सोच जल्दी से आती भी 5-7 मिनट के लिए रहती है, फिर रहती हूँ कोई नहीं, हो जाएगा उस चीज के. हाँ जी, बहुत अच्छी बात है. तो आई ये थिंक ये मेरे तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट है. ये गिफ्ट सबको मिलना चाहिए कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. मैम बहुत कम होती है. बाई चांस कभी होती है तो मैं उस घबराती नहीं हूँ. 5 या 7 मिनट की रहती है, मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ या कुछ ऐसा याद करती हूँ कि अपने से नीचे को, या कुछ ऐसा याद करती हूँ. जैसे गीता मैम का ही ले लो आप, जब मुझे जरूरत थी तो मैं रीड में गई थी, वहां पे जाके लगा नहीं मुझे कि मैं कुछ अलग जगह पे हूँ, कुछ हूँ, पर रीड में ऐसा लगता है अपना परिवार है. परिवार से ज्यादा थोड़ा लगने लगा है हर चीज के लिए. आप वहां पे जाओगे तो आपको नेगेटिविटी आती ही नहीं है. उस चीज के काम में आप इतने बिजी हो जाते हो, लोगों की सुनते हो सोच, तो अपनी तो खत्म हो जाती है मैम उस टाइम पे. ये पता है मेरी खुद की सोच है इसलिए. जी मैम. वेरी नाइस. दैट्स अ वंडरफुल गिफ्ट, सुमन. थैंक यू आपको मैम. कैसा लगा ये मेडिटेशन करके, मतलब ये जो विजुअलाइजेशन आपने करा, आपको कैसा लगा अपनी गिफ्ट, अपनी पॉजिटिव क्वालिटी को फील करके और थैंक यू करके, शुक्राना करके? मैम बहुत अच्छा लगा. शुक्राना तो मैं रात दिन हर पल करती हूँ, 24 घंटे. हाँ जी, शुक्राना करती हूँ. हम जितना, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि शुक्राना शुक्राना हम जितना करते हैं ना, आप खुद देखोगे उतनी चीजें, खुशी आपके पास करीब आती जाती है. नेगेटिविटी हमेशा निकलती है. आप कभी दुख में भी हो तो भी आप शुक्राना करो. या कभी हम गुरुवाणी सुन लेती हूँ, मैं गुरुवाणी सुनती हूँ. हाँ जी, जब हम कभी गुरुवाणी सुनते हैं तो उसमें हमारी पता नहीं जितनी भी नेगेटिविटी सब निकल जाती है. उसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते, ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं कि उनको सुन के ना हम लोगों को अपने आप ही लगता है कि नहीं हम बहुत सही हैं. हाँ जी, एक कमल के फूल की तरह कीचड़, जी राइट, है ना? जी मैम. बहुत अच्छा, वेरी नाइस. थैंक यू सुमन, थैंक जी यू वेरी मच. एनीबडी एल्स, और कोई शेयर करना चाहेगा जो अभी किसी ने अपनी गिफ्ट
वो शेयर करना चाहेगा, मुझे अपना ये गिफ्ट पहचान में आया। देखिए, आप बोलेंगे तो सबको सीखने को कितना मिलेगा, जैसे अभी सैंड्रोल ने शेयर करा, सुमन ने शेयर करा, आप अपने लिए भी कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे एज अ फैमिली है इस टाइम, जो एक दूसरे से बात करके, फिर आप देखोगे आपका हफ्ता कितना अच्छा निकला, कितनी सारी खुल के बातें करी। बात करना बहुत जरूरी है, शब्दों का सहारा लेना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चुप्पी चुपा में ही डिप्रेशन हो जाता है। आपको मालूम है सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन का होता है चुप रहना, सहना, सप्रेस रखना। यस फरा, यस फरा। हाँ यस मैम, जब आप ये एक्टिविटी कराते हो ना मैम, तो 5 मिनट अपने आप को जानने का मौका मिलता है कि हम अंदर से कैसे हैं, हम सुकून में हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे पूरे दिन दूसरों लोगों के बारे में सोचने में, पूरे काम करने में निकाल देते हैं, बट जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं अंदर से। वंडरफुल तो बहुत सुकून सा मिलता है कि हमने 2 पल अपने लिए निकाले इस एक्टिविटी के बाद। तो थैंक यू सो मच ये सुकून के पल देने के लिए। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच फरा, थैंक यू। सो अब जो चेंज आया प्रभा की लाइफ में, मैं उसका आपको बता देती हूँ। तो जब प्रभा से कहानी सुनी उसकी, उसका डिप्रेशन के बारे में सुना, तो उसको पता चला कि उसके वातावरण में कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से कोई उसका होप खत्म हो रहा था। और सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट में उसको पॉजिटिव सोचना सिखाया कि पॉजिटिव रहो। और क्योंकि क्या होता है कि डिप्रेशन में हम लोग बिना जाने अनजाने में जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो हेट्रेड की तरफ चले जाते हैं। जो प्यार मोहब्बत, जो सुकून मन में होता है, वो गुस्सा, चीखना चिल्लाना और नफरत में बदल जाता है। तो आपको हमेशा ऐसे लगता है कि दूसरा इंसान कभी खुशी नहीं है, लेकिन वो बीमारी से उलझा हुआ है, ये हमारे को पता नहीं चलता। तो सबसे पहले पॉजिटिव, जैसे सुमन ने भी कहा और यू नो ऑल ऑफ यू हैव शेयर्ड, कि पॉजिटिव रहना। अब पॉजिटिव आप कहोगे बड़ी किताबी बातें हैं, कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। नो, अगर जो किताबों में, तो हमेशा एक चीज सीधा मुंह पे बोल देती हूँ, किताबों में जो लिखा है वो देखकर ही लिखा है ना। किताबें अपने आप तो छपके आई नहीं है ऊपर बाहर से या आसमान से। अगर किसी ने महसूस किया है, किसी ने उसको एक्सपीरियंस किया है, और किसी ने उस चीज को यू नो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तभी वो किताबों में लिखा है ना। तो किताबों में जो लिखा है उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोचो और अपने अंदर एक हॉबी लेकर आओ। अगर डिप्रेशन में आ जाते हैं तो हॉबी लेकर आओ। जैसे मैंने कहा कि वेस्ट थॉट जो होती है वो हमारे अंदर एक हमारी लाइफ को झंझनाहट सी कर देती है, इरिटेशन कर देती है, और बहुत अंदर से नाराजगी रहती है। जानते हो कि सब ठीक है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्यार भी कर रहे, लेकिन अंदर से चिड़चिड़ापन रहता है, तो उसको आप डायरी में लिख सकते हैं। सबसे पहले है, तो प्रभा ने उसको डायरी में लिखना शुरू किया, और उसको ये भी बोला गया कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आप अपने अंदर की थैंक यू को, ग्रेटिट्यूड को नर्चर करो कि थैंक यू, मैं पढ़ी लिखी हूँ, थैंक यू मेरे पास काम है, मेरे पास डिग्री है, लाइसेंस है कि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, थैंक यू मेरी फैमिली है जिसके लिए मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। नहीं तो अगर कोई आपके पास टारगेट ही नहीं होता, अकेले होते हो, तो आप किसके लिए बदलोगे, राइट? तो एटलीस्ट एक फैमिली के साथ वो एक चाह होती है, प्यार होता है, एक टारगेट होता है कि हाँ मैंने अपने बच्चों के लिए करना है। जब आप अपना होप, अपनी उम्मीद खो बैठो, तो अपनी फैमिली के लिए एक टारगेट अगर बना लो, किसी से भी प्यार करते हो उनके साथ टारगेट बना लो, तो आप अपने आप को बदल सकते हो, अपनी उम्मीदों को उभार सकते हो। उसने फिर प्रभा ने धीरे धीरे पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करनी शुरू कर दी जब उसने विजुअलाइज करना शुरू किया। जैसे आपने भी एक्टिविटी करी, उसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक और आपको आइडिया दे सकती हूँ कि आप आंखें बंद करके, अगर आपका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इरिटेशन भी होती है उनसे, तो आप अपने आप को जहां जहां नेगेटिविटी खत्म करना चाहते हो, तो आप एक अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हो आंखें बंद करके। एक हॉल में अपने आप को देख सकते हो, बड़ा सा हॉल, और उस हॉल में आप उस इंसान के साथ हो या उन लोगों के साथ हो।
तो हमेशा ये सोचो जो हेट्रेड है, जो ये डिप्रेशन है, वो आपको खा रही है, दूसरे को जिसकी वजह से है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इट इज बेटर कि आप अपनी हेल्थ को ठीक रखो, क्योंकि आप ठीक रहोगे तो आपके आसपास रहने वाले भी ठीक रहेंगे। तो आप मेडिटेशन से अपने वाइब्स को ठीक करो, अपने ऑरा को ठीक करो। तो आप उस हॉल में जिनके साथ आपको गुस्सा है, नाराजगी है, आप उसको देखो आंखें बंद करके, आप जो कहना चाहते हो, जो शायद उनको सामने से नहीं कह सकते, आप उनको विजुलाइज करके कह सकते हो कि देखो मुझे अच्छा नहीं लगा जैसे तुमने मुझसे बात करी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम मुझे निग्लेक्ट कर रहे हो, मुझे प्यार नहीं करते, मेरे को वक्त नहीं देते। या फिर अपने बच्चों को आप विजुलाइज कर सकते हो कि बेटा अगर आप पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे तो आपकी जिंदगी बनेगी। ये जो विजुलाइजेशन है ये हमने अस्पताल में भी प्रैक्टिस करी है, इससे हमने डिफरेंस देखा है, हमने पेशेंट्स में ट्रीटमेंट देखी है इसमें बकायदा। इसको इसमें एक वो होता है बायो फीडबैक, एक मशीन होती है, उस बायो फीडबैक को हमने उंगली पर एक क्लिप की तरह लगाते हैं, फिर हम ये विजुलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्लिप की तरह लगाते हैं। तो पहले और बाद के जो नंबर होते हैं उसमें कम नंबर आते हैं, तो इसका मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, आपकी सोच में फर्क आ रहा है। तो आप ये विजुलाइजेशन जरूर कीजिए अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज जैसे जैसे आप इस चीज को विजुलाइज करोगे, जैसे सुमन ने भी और फरा ने भी बहुत खूबसूरती से कहा कि हम अपने अंदर का जो चेंजेस है, जो आपके अंदर वो चेंजेस आते हैं, जो सेल्फ एस्टीम आपकी है, जिसमें पॉजिटिविटी रहती है, और जैसे सैंड्रा के अंदर जो आप हिम्मत देखी कि वो अपनी मॉम को नहीं मिली है इतनी देर से, तो वो जो आपके अंदर जो एक शक्ति आती है, वो शक्ति ही मेडिटेशन से, ये विजुलाइजेशन से आएगी, और ये शक्ति ही आपकी मेडिसिन बन जाएगी, आपकी दवाई की तरह काम करेगी। तो जरूर विजुलाइजेशन कीजिए। एंड उसने फिर देखा कि उसके अंदर जो करवाहट थी, वो जितनी भी नेगेटिविटी प्रभा में थी वो उस कम होती गई, करवाहट कम हो गई, उसका जो अपना अंदर से गुस्सा, नफरत जो उसकी बन चुकी थी डिप्रेशन की वजह से अपने लॉस की तरफ, हस्बैंड की तरफ, बच्चों की तरफ, वो सब बदल गई, वो प्यार में बदल गई। उसके अंदर एक प्यार, केयरिंग की भावना आ गई, दूसरों का ध्यान रखने की भावना आ गई, दयालु हो गई, अंदर से दया आ गई, उसके अंदर से जो नफरत थी वो खत्म होके दया, अपने आप नफरत दया में बदल गई, और उसके अंदर एक माफ करने की भावना भी आ गई। अपने आप को सबसे पहले उसको माफ कराया कि पहले अपने आप को माफ करो कि तुम्हारे से जो हुआ जाने अनजाने में हुआ, अब फिर उसके बाद तुम किसी और को माफ करोगे। तो इससे उसके अंदर जब पॉजिटिविटी फीलिंग अपने अंदर से आती है, पॉजिटिव फीलिंग, जब ये पॉजिटिव फीलिंग अंदर से आई, तो उसने फिर से अपनी जो पूजा पाठ वो करती थी, भजन करती थी, उसने वापस उसकी जिंदगी में आ गई, जो उसकी ऑलरेडी पहले से भी, जैसे सुमन ने शेयर करा कि जिन गुरु जी को मानती है उनको वो दिन रात ध्यान में रखते, तो वो पॉजिटिव रहती है। तो बिल्कुल वैसे उन्होंने, प्रभा ने लॉर्ड राम को पूछती थी, उनका भजन करती थी, तो वो पॉजिटिव रहना शुरू हो गई, और उसके अंदर एक स्माइल से वो रहना शुरू हो गई। और उसने ये भी कहा कि जिन लोगों ने उसको दुख दिया, तो आज उसको पता चला कि वो उसकी अपनी ही मन से निकली हुई सोच थी डिप्रेशन की वजह से। और थेरेपी के एंड में उसने कहा कि वो अपनी डिवोशन में, अपनी भक्ति में इतना ज्यादा घुस गई है कि अब उसको किसी के अंदर कोई कमी ही नजर नहीं आती, हमेशा दूसरों में उसको कोई ना कोई गिफ्ट नजर आता है कि इसमें अगर मेरे में गिफ्ट है तो इसमें भी वो गिफ्ट है। तो अब से वो सिर्फ लोगों के अंदर वो गिफ्ट देखती थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को कितना प्यार किया, चलो वो उसने पीना लाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ इस गिफ्ट पे ध्यान दूंगी और अपनी फैमिली को बदलूंगी। और उसने सिर्फ गिफ्ट से अपने हस्बैंड को भी बदल दिया। हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो हमारे 4 हिस्सों में शरीर बना हुआ है, मेंटल, फिजिकल जो हमारा शरीर होता है बना हुआ, वाइटल जैसे जो हमारी उम्मीदें होती हैं, और साइक जो जिससे हम पैदा होते हैं, जो हमारे अंदर शक्ति होती है। इसमें जो वाइटल होता है, जो हमारे अंदर के डिजायर्स होते हैं, हमारे अंदर
बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है, उसको अगर हम हैंडल करना शुरू कर दें और उसको हम प्रोडक्टिविटी में का रास्ता लेना शुरू कर दें, डायरेक्शन लेना शुरू कर दें कि हाँ मेरी उम्मीद है कि मैं कुछ बड़ा बनूं, तो उसको बैठे बैठे नहीं सोचकर, मायूस ना होकर उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दें, तो आप डिप्रेशन से उठ सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई किसी चीज का लॉस हो गया है, पैसों का लॉस हो गया, बहुत ज्यादा पैसों का लॉस हो गया, तो वो आपकी उम्मीद को चकनाचूर कर देता है, तो आपको बहुत अंदर से नाराजगी होती है कि मैंने तो अच्छे काम किए, अच्छे संस्कार किए, तो मेरे साथ ये बुरा क्यों हो गया। तो वो एक जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप उस डिसअपॉइंटमेंट में ना रह के आप ये सोचो कि जो हुआ वो एक वक्त था, अगर वक्त बदल सकता है, जो डेफिनेटली प्रूवन फैक्ट है, वक्त बदल सकता है, तो मैं ये वक्त खुद ही बदलूंगा। जो मैंने लूज किया वो किसी मेरी अपनी ही गलती की वजह से था। अब मैं दूसरों के ऊपर ब्लेम करने की जगह पहले मैं अपनी गलती को सुधारूंगी, और जो मैंने खोया उसको फिर से मैं पाऊंगी या पाऊंगा, राइट। तो इससे हम डिप्रेशन से हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार नहीं बनेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हमेशा खुश रहो, डिप्रेशन को हवा मत दो, डिप्रेशन को नरिश मत करो, हमेशा डिप्रेशन की वजह सोचो, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, और हमेशा लाइट देखो, रोशनी देखो कि मतलब क्यों। एक मेरी क्लाइंट है, तो वो अकेली रह रही है, तो कहती है मैं हमेशा अकेली तो रह रही हूँ, लेकिन मेरे को हमेशा डिप्रेशन में आ जाती हूँ अकेली रहकर। बच्चे इधर उधर है, कोई लंदन में है, कोई यूएस में है, और हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मैं क्या करूँ। तो उसने पहले जो चीज उसके डिप्रेशन में होता था, अब वो क्या करती है, अपने खिड़कियों के पर्दे हमेशा हटाकर सोती है, क्योंकि वो कहती है सुबह की रोशनी की जब मैं वेट करती हूँ तो रात को मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है ना। तो कोई ना कोई रोशनी है हमारी लाइफ में। आप लोगों की रोशनी आपका काम है, आपके रिश्ते हैं, आपकी कम्युनिटी है, तो उसके बारे में रात को प्लान कर लिया करो कि मैंने कल ये करना है, तो डिप्रेशन नहीं होगा। कोई ना कोई प्लान रखो। जापान में भी सबसे बड़ी ट्रीटमेंट लॉन्ग लाइफ की यही है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। क्या आज हमने ये किया, कल हम ये करेंगे, फिर हम 1 महीने के बाद ये करेंगे, 1 साल के बाद हमारा ये स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना चाहिए। तो कोई ना कोई प्लान दिमाग में रहता है, तो डिप्रेशन से बचे रहो, राइट। थैंक यू वेरी मच। सुमन, आपने हाथ उठाया था। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने डिप्रेशन का बहुत अच्छा बताया, तो डिप्रेशन, ये मेरी अपनी सोच है डिप्रेशन को कुछ कम करने के लिए, कि हम लोगों को, कि एक आपका सेशन काफी टाइम पहले हुआ था नजरिए के ऊपर, हाँ जी, कि हम लोगों को अपना नजरिया हमेशा सही रहना चाहिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। हमेशा दूसरों की कमियों को ना देखें। जब हम दूसरों की कमियों को ज्यादा देखते हैं तो डिप्रेशन हम लोगों को ज्यादा होता है। और दूसरा कि हम लोगों को दूसरों को माफ करने का आना चाहिए, कि हम लोग कुछ भी हो दूसरों को हमेशा माफ करने की हिम्मत रखें, तो हमारा डिप्रेशन बहुत कम होगा। और दूसरों को हमेशा दूसरों की भावनाओं को भी उतना ही समझे जितना हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। जी मैम। वेरी गुड सुमन। और आज से जो जो आपने अभी कहा, और मैं सबको कहूंगी कि प्लीज एक डायरी रखिए, एक फाइल आप भी बनाइए कि हर रोज रात को थैंक यू कि आज मेरा दिन कैसा गया, राइट। आज मैंने ये किया। कोई भी जो नीचा, जो जो डाउन साइड था, जिसमें फेलियर हुआ, उसको लिख लीजिए कि मैंने इसमें इम्प्रूव करना है, ना कि ये फेलियर है, मैंने इसमें इम्प्रूव करना है। और जो आपने हासिल किया और जो थैंक यू था, थैंक यू। तो हमारी जो वेस्ट में थैंक्स गिविंग एक फेस्टिवल होता है, तो उसमें क्या करते हैं थैंक्स गिविंग में, वहां पे जो लोग चर्च में भी, आई थिंक सैंड्रल विल डेफिनेटली टेल यू ऑल्सो, कि जो हमारी एक व्हाट यू कॉल कल्चर है, कि हमेशा खाना खाने से पहले थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस। तो एक थैंक यू रात को अगर आप डायरी में लिखेंगे कि मुझे थैंक यू वेरी मच, आज मेरे को मम्मी पापा से डांट नहीं पिटी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आज मैंने अच्छा काम किया, थैंक यू मुझे 3 वक्त का खाना मिला, थैंक यू मेरे नलके में से पानी आ रहा था, थैंक यू मेरे पास आज इतनी ठंड में वुलन कपड़े हैं, और थैंक यू आज मेरे को कोई कुछ कह रहा था काम के वक्त, मैंने अपने आप को संभाल के रखा। देखो, जैसे सुमन ने कहा, नजरिया जब बदल देते हैं
तो जिंदगी मुश्किल नहीं होती, बस नजरिया बदलने का एक स्टेप लेना होता है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। अभी वो देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है, बट डेफिनेटली आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक मैंने सोच लिया है, वो है कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन में बहुत एक दूसरे को तकलीफ दे जाते हैं। तो आजकल कम्युनिकेशन वर्चुअल भी हुआ है, आजकल कम्युनिकेशन फोन पे भी करते हैं। तो मैंने ये देखा है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाने का भी इंटेलिजेंस होती है। उसके ऊपर हमें एक दूसरे की कैसे सुननी चाहिए, कैसे वेट करनी चाहिए दूसरा क्या कह रहा है, और उसके आगे हमारे को रिएक्ट और रिस्पॉन्स, मतलब हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, उसकी जगह हमें उस पर कैसे जवाब देना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।